गुड मॉर्निंग। डेप्रीसिएशन। अच्छा, सीए फाउंडेशन लेवल पे डेप्रीसिएशन पढ़ना क्यों जरूरी है? सबसे पहले तो इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 4 to 8 मार्क्स के। डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब कि डायरेक्ट इसी के क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। कितने मार्क्स के? 4 to 8 मार्क्स के, है ना। बट इसके अलावा भी ये बहुत सारी जगह यूज होगा। जैसे इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो फाइनल अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इसके अलावा पार्टनरशिप, एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इन चैप्टर्स में इसके इनडायरेक्ट जैसे डेप्रिसिएशन का कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट आ जाता है। तो डेप्रिसिएशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अकाउंटिंग भी बहुत जरूरी है। अगर हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं भी आया तो भी डेप्रिसिएशन सीखना जरूरी है, क्योंकि दूसरे चैप्टर इससे रिलेटेड है। तो डेप्रिसिएशन होता क्या है? डेप्रिसिएशन इज अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट अगेंस्ट द रेवेन्यू अर्न फॉर दैट ईयर। मतलब कि आप फिक्स्ड असेट को एक से ज्यादा साल के लिए यूज कर रहे हो। फिक्स्ड असेट खरीदी आपने 10 लाख रुपए की, उसकी लाइफ है मान लो 5 साल। मतलब कि इस फिक्स्ड असेट को आप कितने साल यूज करोगे? 5 साल यूज करोगे। 10 लाख की फिक्स्ड असेट है, 5 साल आप इसे यूज करने वाले हो, है। अब आपने 5 साल यूज करने वाले हो तो इसके 5 भाग कर दिया। हर साल आप इसकी कॉस्ट को अपोर्शनमेंट करके हर साल अगेंस्ट रेवेन्यू इसे कॉस्ट मान लोगे। हमारा एक मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो रेवेन्यू है उसी से रिलेटेड सारे खर्चे बुक हो जाने चाहिए। तो उस रेवेन्यू को अर्न करने में हमने इस फिक्स्ड असेट को यूज किया। यस। क्या उस यूज करने से इस फिक्स्ड असेट की कॉस्ट या डेप्रिशिएट हुई? हुई। तो क्योंकि उसकी वैल्यू उसके कारण कम हो रही है, तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे? डेप्रिसिएशन लगा देंगे, और उसका एक कॉस्ट का पार्ट हम इस साल के रेवेन्यू के अगेंस्ट एक्सपेंस मान लेंगे, जिसे हमने नाम दे दिया क्या? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन जो है वो P&L में डेबिट होता है। ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये इस साल के रेवेन्यू के अगेंस्ट खर्चा माना जाएगा। ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है। मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज करने से कोई कैश का आउटफ्लो नहीं होता है। इट इज जस्ट एन एडजस्टमेंट एंट्री। इससे प्रॉफिट पे तो इंपैक्ट आएगा, प्रॉफिट कम होगा, लेकिन कैश कम नहीं होगा। अगर आप ये नहीं लगाते हो तो आपका ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि फिक्स्ड असेट की कॉस्ट भी तो आपकी कम हो रही है। अगर कोई ऐसा फिक्स्ड असेट है जो डेप्रिशिएट नहीं होता है, लाइक लैंड, तो उस पर डेप्रिसिएशन हम नहीं लगाते हैं, है ना। तो डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग हम कैसे करें ये हम देखेंगे इसमें। और सबसे पहले तो हम ये देखेंगे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे होता है ना। तो डेप्रिसिएशन को लगाने की अलग अलग मेथड्स है। डेप्रिसिएशन मतलब कैलकुलेट करने की अलग अलग मेथड्स है, वो हम देख लेते हैं। हाँ जी। तो मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की कौन कौन सी मेथड्स हैं? तो एक मेथड है मेथड एसएलएम, और एक है डब्ल्यूडीवी। एसएलएम और डब्ल्यूडीवी मेथड क्या है? तो अभी आपने ऊपर जो एग्जांपल देखा कि 10 लाख की मशीन है, 5 साल की लाइफ है, और हर साल 2 लाख रुपए डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। इसमें हम डेप्रिसिएशन एक जैसा लगा रहे हैं। मतलब अगर मैं इसको ग्राफिकली
अगर मैं इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करूं, मतलब ग्राफ पे रखूं, तो डेप्रिसिएशन को अगर मैं ग्राफिकली प्रेजेंट करूं तो इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रेट लाइन मेथड। मतलब हर साल एक जैसा डेप्रिसिएशन लगा रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, एसएलएम। अब एसएलएम और डब्ल्यूडीवी, डब्ल्यूडीवी में क्या होता है, हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम होता जाता है, हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम होता जाता है। अब डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम कैसे होगा, लाइक फर्स्ट ईयर 10 लाख की मशीन थी, 10 लाख की मशीन पे मान लो 30% डेप्रिसिएशन की रेट निकली। रेट कैसे निकालेंगे ये अभी हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना हो गया, सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन वही 10 लाख, सॉरी अब यहां पे डेप्रिसिएशन लगेगा, ओरिजिनल कॉस्ट थी 10 लाख, डेप्रिसिएशन कितना लगा चुके हो पहले, 3 लाख, तो अब वैल्यू बची 7 लाख, 7 लाख का 30%, तो इसे बोलते हैं डब्ल्यूडीवी का फुल फॉर्म है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या फिर रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं बहुत सारे लोग इसको, रेड्यूसिंग ये 3 नेम्स इस मेथड को दिए गए हैं, रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसमें क्या हो रहा है, हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम होते जा रहा है। अब कौन सी मेथड कहां यूज होगी ये समझिए। तो भैया एक मशीन है जो आप यूज कर रहे हो और विथ यूज उस पर कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस नहीं आता है, मतलब डायरेक्ट चेंज ही होती है ना, इतने नंबर ऑफ यूनिट्स है, हर साल इतने यूनिट बना लो, 5 साल 10 साल जो भी उसकी लाइफ है उतनी लाइफ में वो चेंज करनी है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस जीरो या बहुत मिनिमम है, ना के बराबर है, जिसको हम ऐसे बोल सकते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट तो लाइक ग्रीसिंग और ये तो करनी पड़ती है ना, छोटा मोटा, बट मेजर कोई चार्जेस खर्चा नहीं आता है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस बढ़ता नहीं है, लगभग सब ईयर में एक जैसा ही रहता है, हर साल एक जैसा ही रहता है। तो उसमें अगर मैं बोलूं कि मशीन के ऊपर टोटल खर्चा एक तरह से बस डेप्रिसिएशन ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो उस केस में अब यूज तो एक जैसा कर रहे हो हर साल मशीन को और रिपेयर भी नहीं बढ़ रहा है, तो जब एक जैसा यूज कर रहे हो तो खर्चा भी एक जैसा बुक करो, तो उसमें फिर एसएलएम लगा लो। लेकिन कोई मशीन ऐसी है जिसमें विद यूज रिपेयर बढ़ता जाता है, मतलब इनिशियल ईयर में रिपेयर कम रहेगा, उसके बाद रिपेयर बढ़ता जाएगा, जैसे यूज करते जाओगे तो गाड़ी, जैसे एग्जांपल के लिए गाड़ी, तो विद यूज गाड़ी में खर्चा बढ़ता जाता है, नई नई गाड़ी है तो कम खर्चा होगा क्योंकि अभी तो न्यू है, बट जो इनिशियल यूज किया उसके कारण बाद में भी खर्चा बढ़ता जाएगा। तो अगर आप उसका ओवरऑल खर्चा देखें, डेप्रिसिएशन प्लस रिपेयर, तो डेप्रिसिएशन, अब एसएलएम डब्ल्यूडीवी अगर एसएलएम ले लिया तो डेप्रिसिएशन तो सेम है बट रिपेयर बढ़ता जा रहा है, बट हम गाड़ी को यूज तो एक जैसा ही कर रहे हैं, हर साल उतने ही किलोमीटर चला रहे हैं, बट इस गाड़ी के अगेंस्ट जो खर्चा है वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि डेप्रिसिएशन सेम है और रिपेयर बढ़ता जा रहा है और यूज एक जैसा कर रहे हो, तो ये तो गलत हो गया ना। जब यूज एक जैसा कर रहे हो तो खर्चा भी लगभग एक जैसा ही लगना चाहिए, मतलब डेप्रिसिएशन प्लस रिपेयर एक जैसा होना चाहिए। तो इस केस में आप डब्ल्यूडीवी लगा दो क्योंकि शुरुआती ईयर में डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा तो रिपेयर कम होगा, आगे के ईयर्स में डेप्रिसिएशन कम होते जाएगा, रिपेयर बढ़ता जाएगा, तो अल्टीमेटली एक्सपेंस ऑफ दैट व्हीकल विल बी समथिंग इक्वल, ऊपर नीचे होगा थोड़ा बहुत तो, बट एक जैसे हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन 3 लाख था लेकिन रिपेयर 0 था, सेकंड ईयर में हमारा डेप्रिसिएशन हो गया 2,10,000 बट रिपेयर हो गया 50,000 का,
तो लगभग 2,60,000 का खर्चा बुक हो गया। अगले साल में यही डेप्रिसिएशन कम होगा तो रिपेयर थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो ऐसे करके रिपेयर बढ़ता जाएगा और डेप्रिसिएशन कम होता जाएगा, बट ओवरऑल लगभग खर्चा एक जैसा बुक हो जाएगा। तो जहां पे रिपेयर का खर्चा बढ़ता जाता है वहां पे आप WDV लगाओ, जहां नेग्लिजिबल रिपेयर है वहां SLM लगाओ। समझ में आ रहा है? तो WDV और SLM कहां यूज होगी आपको समझ में आ गया। आप WDV और SLM में आप डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे। सबसे पहले तो 3 कंपोनेंट आपको चाहिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहला कंपोनेंट तो है कॉस्ट ऑफ असेट। क्या? कॉस्ट ऑफ असेट। सेकंड है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ असेट, और थर्ड है एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू ऑफ असेट। ये दोनों एस्टिमेटेड है। तो कॉस्ट ऑफ असेट जो है वो एक्चुअल होगी, या मैं बोल सकता हूं हिस्टोरिकल कॉस्ट होगी, मतलब ये तो हो चुका है, बट ये दोनों एस्टिमेटेड है, ध्यान रखना। एस्टिमेटेड मतलब कि आपके एस्टिमेट्स पे डिपेंड करेगी। आप किसी एसेट को लाए, 10 लाख की मशीन है, आप उसकी लाइफ 10 साल मानते हो तो डेप्रिसिएशन अलग हो जाएगा, और अगर आप उसकी एसेट की लाइफ 5 साल मानते हो तो डेप्रिसिएशन अलग हो जाएगा। तो इट इज बेस्ड ऑन द एस्टिमेट्स। एक ही मशीन के 2 एस्टिमेट्स हो सकते हैं क्या? यस। कोई पर्सन उसे अच्छे से रगड़ के यूज करेगा तो लाइफ कम ही मानेगा, या उसका यूज रफ एंड टफ करेगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस सही से नहीं कराएगा तो लाइफ कम ही होगी। एक आदमी है जो उसको बिल्कुल प्रॉपर यूज करेगा। आज भी मैंने बहुत सारी गाड़ियां देखी 2025 में, मारुति 800 बिल्कुल नहीं की नहीं, चकाचक। क्यों? क्योंकि वो आदमी उसको इस तरह से यूज कर रहा है। 30 सालों से मान लो कोई आदमी है और वो गाड़ी को आज भी वैसी की वैसी चमका रखी, बट जो उसका RTO ही कैंसिल हो चुका है, RTO ही एक्सपायर हो गया, बड़ा गाड़ी नहीं की नहीं है। तो अब तो गाड़ियां बची भी नहीं है, वो तो इक्का दुक्का कभी दिख जाए। तो इट डिपेंड्स ऑन द यूज कि आप उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ क्या मानते हो, है ना। तो इट इज जस्ट एस्टिमेट्स। और ऐसे ही रेसिडुअल वैल्यू कि भैया 10 लाख की मशीन है, हमें पता है 5वें साल पे हम इसे 2 लाख में बेच देंगे, तो 10 लाख की मशीन 2 लाख तो आ ही जाएंगे, मतलब डेप्रिशिएट कितनी करनी है? 8 लाख रुपए से डेप्रिशिएट करनी है। डेप्रिसिएशन कितना लगाना है टोटल 5 सालों में? 8 लाख पे। डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना है? मतलब 8 लाख। इसे बोलते हैं डेप्रिशिएबल कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू। एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ठीक है। अब डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे भैया? तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए SLM मेथड में डेप्रिशिएबल अमाउंट अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है? तो SLM में डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा? कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू अपॉन यूजफुल। आ रहा है समझ में? एग्जाम्पल के लिए कॉस्ट है 10 लाख, रेसिडुअल वैल्यू है 2 लाख, यूजफुल 5 years। तो डेप्रिसिएशन बाय SLM मेथड कैसे कैलकुलेट होगा? 10 लाख माइनस 2 लाख अपॉन 5, तो 8 लाख डिवाइडेड बाय 5, 1 लाख 1,60,000 हो या 1.6 लाख, है ना। तो SLM में कोई ऐसा ज्यादा टफ काम नहीं है, कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ हो जाएगा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितनी है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर कोई पूछ ले तो आप क्या करोगे? डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट इंटू 100। डेप्रिसिएशन कितना है?
कॉस्ट कितनी है इंटू 100 कितना हो जाएगा, तो डेप्रिसिएशन की रेट कितनी है 16%। तो भैया ऐसा मत कर देना, रेट निकालते टाइम डिवाइड में डेप्रिशिएबल अमाउंट लिख दो, मतलब 8 लाख लिख दो, रेट हमेशा कॉस्ट पे निकलती है। एसएलएम मेथड में 16% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। अब ध्यान देना एसएलएम में हमेशा क्या बोला जाता है, अगर आपको क्वेश्चन बोल दे, एसएलएम डब्ल्यूडीवी नहीं बोलेगा, डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 16% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, तो हमेशा सेम रहेगी ना, तो मतलब हर साल आपको ओरिजिनल कॉस्ट का 16% डिप्रिसिएशन लगा। मतलब ये कौन सी मेथड है, समझ में आ रहा है? अगर जहां पे ये बोल दिया जाए कि ओरिजिनल कॉस्ट का परसेंट लगाना है हर साल, तो ओरिजिनल कॉस्ट इज सिमिलर फॉर ईच ईयर। समझ में आ रहा है क्या? तो उस केस में एसएलएम ही लगेगा। कहीं भी नहीं लिखा है यहाँ पे कि एसएलएम है कि डब्ल्यूडीवी है, बस ये हिंट दे दिए। अब हम बात करते हैं किसकी, डब्ल्यूडीवी की। डब्ल्यूडीवी में भी जो हमारे कंपोनेंट्स है वो तो यही रहेंगे, कॉस्ट, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ और एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू। बट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट एन रेसिडुअल वैल्यू अपॉन कॉस्ट इनटू 100। जैसे यही लास्ट वाला क्वेश्चन ले लेता है, 1 माइनस nth रूट n इज यूजफुल लाइफ। रेसिडुअल वैल्यू तो आपको पता ही है 2 लाख, कॉस्ट कितनी है, अब रूट निकालना है, अंडर रूट 5 कैसे निकालोगे? किसी भी चीज का nth रूट अगर निकालना है, देखो अगर वो परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2 है तो आपके पास कैलकुलेटर में ऑप्शन है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर ये लाइफ 4 इयर्स होती, लाइफ क्या होती 4 इयर्स होती, तो उस केस में आप क्या करते हैं, 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख 0.2, और मान लो 4 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2। मैं 4 को कैसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 2, मतलब ये 2 बार अंडर रूट। अगर कोई 4 अंडर रूट 4 निकालना है अपन को, 4th रूट निकालना है, तो 2 बार प्रेस कर दूंगा। अगर ये लाइफ 8 साल होती, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2 होना चाहिए, 8 साल में कितने इंटू 2 करूंगा, तो 0.2, 1 2 3। अगर ये 16 है तो इंटू 2 और कर दो, और अगर 32 है तो इंटू 2, मतलब परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2 अगर है तो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे आपके पास अंडर रूट का ऑप्शन है, बस कितनी बार 2 है वो करके प्रेस कर दो, आपका अंडर रूट। बट अब यहाँ पे 5 है, 5 नहीं निकाल सकते हैं, तो 5 के लिए देखो या तो लॉग एंटी लॉग वाला सिस्टम है ना, बट लॉग एंटी लॉग तो आएगा, होगा नहीं अपन से भी अकाउंट्स के पेपर में, मेरे से भी नहीं होता था, आपसे क्या होगा, और कोई कर सकता है तो कर लेना, बट मैं मेरा जो जुगाड़ है वो बता रहा हूं। तो nth रूट ऑफ एनी वैल्यू अगर आपको निकालना है, ऑफ एनी nth रूट अगर किसी का निकालना है, जैसे कि यहां पे एग्जांपल के लिए 0.2 का निकालना है हमें, यही निकालना है ना, 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख 0.2 हो जाएगा। तो कैसे निकाले, तो सबसे पहले स्टेप 1 0.2
लिखना है। फिर स्टेप 2, रूट को कैलकुलेटर पे प्रेस 12 टाइम्स। कितनी बार दबाना है? 12 टाइम्स दबा दिया। तो आपने क्या लिखा? 0.2, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये दबा दिया। उसके बाद माइनस 1 करना है, तो आपने माइनस क्या कर दिया? 1 कर दिया, है ना। फिर अब जो भी आपकी पावर है, nth रूट है, यहां पे क्योंकि डिवाइडेड बाय n कर देना, मीन्स यहां पे डिवाइड बाय दैट इज 5 है यहां पे, तो डिवाइड बाय क्या कर देना है? 5। फिर जो भी वैल्यू आई है उसमें +1 कर देना। क्या कर देना है? प्लस। फिर जो भी वैल्यू आई है साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, इनटू और इक्वल टू 12 बार दबाना है। तो यहां पे आपको क्या करना था, मैं वापस प्रेस कर देता हूं। 0.2 0.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइडेड बाय 5 +1, फिर इनटू इक्वल टू, कितना आया आपका आंसर? 0.52। मेरा कुछ गड़बड़ हो रहा है। आंसर आया है 0.7248। क्या आया है? 0.724816, ये आपका आंसर है। मतलब यहां पे मैं अब लिख देता हूं 0.7248, ये हो गया, देख लो इधर, इंटू 100। इसको 1 में से माइनस किया तो आया 0.2751 इंटू 100, मतलब आपकी रेट आ गई 27.51%। WDV की रेट कितनी आ गई? 27.51%। अब एक काम करो, चेक कर लो ना कि 5वें साल के एंड पे ये डेप्रिसिएशन लगाने के बाद वैल्यू कितनी बचनी चाहिए? 2 लाख रुपए वैल्यू बचनी चाहिए। कितनी वैल्यू बचनी चाहिए? क्या बोल रहा है? ठीक है, 27.52 हो जाएगा वैसे ये, क्योंकि 8 था। तो अब देखते हैं कॉस्ट कितनी थी हमारी? 10 लाख। डेप्रीसिएशन फर्स्ट ईयर का लगाया कितना? 27.52%। तो 10 लाख पे 0.2752 275200, ये माइनस हो गया, बचा कितना? 724800। बचा कितना? 724800। डेप्रीसिएशन सेकेंड ईयर का वही 27.52%, लेकिन किसका? ऑफ 7,24,800। तो ये आया 1,99,465, ये माइनस कर दिया तो आ गया 5,25,335, यही बचा। फिर डेप्रीसिएशन थर्ड ईयर का वही 27.52%, किसका? 5,25,335 का। तो ये लगा 1,44,572। ठीक है, नेक्स्ट बचा कितना? 3,80,763। डेप्रीसिएशन फोर्थ ईयर का 27.52%, किसका? 3,80,763 का।
104786 275977 डेप्रीसिएशन 5th ईयर का 27.52%। किसका? $75,949। इसको माइनस करो, 2 लाख। इट इज इक्वल टू रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ। हो गया? बोलो यार। और हमारे रेसिडुअल वैल्यू क्या ली थी हमने? 2 लाख ही ली थी ना। 28 रुपए का फर्क तो वो डेसिमल में चलेगा। आप एग्जैक्ट डेप्रिसिएशन की वैल्यू डेसिमल में पूरी ले लो तो बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा। आ रहा है समझ में? बोलो यार। मतलब ये रेट कैलकुलेट करने की मेथड समझ में आई? सही है। तो आपको अगर nth परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2 आ जाए तो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे, नहीं तो भी फॉर्मूला है, क्या है? वैल्यू लिखो, 12 टाइम्स रूट दबाओ, -1 डिवाइडेड बाय n +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम, तो ये वैल्यू आ जाएगी। आ गई? कहां मल्टीप्लाई होगा बेटा? अगर आपका nth पावर हो तो करना है। चलो, ये कोई डाउट है क्या इसमें आपको? नो डाउट्स? क्लियर? कोई भी डाउट नहीं है? तो WDV कहां यूज होगी, SLM कहां यूज होगी, अभी आपको समझ में आ गया? WDV में डेप्रीसिएशन हर साल कम होता है, SLM में एक जैसा रहता है, ये भी आपको समझ में आ गया। और रेट ऑफ डेप्रीसिएशन दोनों में कैलकुलेट कैसे करें ये भी समझ में आ गया। वहां पे अगर क्वेश्चन देता है तो वो बोलता है, क्या बोलता है कि ओरिजिनल कॉस्ट पे अगर डेप्रीसिएशन लगाने की बोल रहा है तो वो SLM है। और बुक वैल्यू पे अगर क्वेश्चन ये बोल दे 10% पर एनम ऑफ बुक वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू या WDV, तो फिर वो कौन सी मेथड है? ये WDV मेथड। बुक वैल्यू भी वही होती है। बुक वैल्यू क्या होती है? जो डेप्रीसिएशन लेस करने के बाद आती है ना, वही क्या होती है आपकी? बुक वैल्यू। इज दैट क्लियर? कोई डाउट है इसमें? वही WDV। तो डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट करें ये आपको समझ में आ गया। अब आ जाते हैं हम अकाउंटिंग के पार्ट पे। अकाउंटिंग कैसे होगा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करें? तो पहला मेथड है जहां पे प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन इज नॉट मेंटेन्ड। फॉर डेप्रीसिएशन इज और सेकंड है जहां पे प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट इज ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, एक तो ये है कि आपने मेंटेन ही नहीं किया और दूसरा आपने मेंटेन किया है, तो दोनों में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा ये समझ लो, मतलब अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे पास होगी। तो पहला नॉट मेंटेन्ड वाला, वही क्वेश्चन ले लेते हैं WDV वाला या SLM वाला, हर साल डेप्रीसिएशन लगाना। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? सबसे पहली एंट्री होगी डेप्रीसिएशन। परचेस की एंट्री तो हो ही जाएगी, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं। डेप्रीसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर पे लगता है, तो एंट्री होगी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी या जो भी है, फर्नीचर है तो फर्नीचर,
व्हीकल है तो व्हीकल, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, एसएलएम ले रहा हूं। देखो रेट ऑफ डेप्रीसिएशन वाली मेथड कोई सी भी लो, अकाउंटिंग इन दोनों तरीके से हो सकती है, इससे रेट का कोई लेना देना नहीं है। आपने डेप्रीसिएशन लगाया और डायरेक्टली कहां ट्रांसफर कर दिया, मतलब प्लांट एंड मशीनरी को कम कर दिया। और ये जो डेप्रीसिएशन है ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा, पी एंड एल डेबिट टू डेप्रीसिएशन। और अगर आप यहां पे अगर प्रोविजन अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, तो अगर आप यहां पे क्या कर रहे हो, प्रोविजन अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, तो उस केस में आपकी जो जर्नल एंट्री होगी डेप्रीसिएशन की, वो एंट्री होगी डेप्रीसिएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। कितना अमाउंट, और डेप्रीसिएशन अकाउंट तो इन इटसेल्फ इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये तो कहां ट्रांसफर हो जाएगा। अब दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है कि भैया एक में प्लांट एंड मशीनरी डायरेक्ट कम हो गई और एक में डेप्रीसिएशन को हमने एक अलग सेपरेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया और इसे बोला प्रोविजन। अब ये प्रोविजन होता क्या है ये भी समझ लो, प्रोविजन क्या है। प्रोविजन मींस जब आज के किसी ट्रांजैक्शंस के कारण या इवेंट के कारण फ्यूचर में अगर आपको कोई लॉस होने वाला है, खर्चा होने वाला है, लॉस भी बोल सकते हो और खर्चा भी बोल सकते हो कि इसके कारण हमें फ्यूचर में खर्चा करना पड़ेगा, तो उसके लिए आज खर्चा नहीं हुआ है, खर्चा कब होगा, तो भी आज ही बुक कर लो। तो डेप्रिसिएशन क्या है, यही तो है। क्यों डेप्रिसिएशन ये क्यों है, आज आप फिक्स एसेट यूज कर रहे हो, यूज करते करते कभी तो खत्म होगी, उस दिन आपको नई मशीनरी नई फिक्स एसेट खरीदनी पड़ेगी, तो खर्चा होगा। किस कारण हो रहा है, आज हम जो फिक्स्ड एसेट यूज कर रहे हैं, आज हमें फिक्स्ड एसेट खरीदना नहीं पड़ रहा है, बट इस यूज के कारण फ्यूचर में खर्चा होगा, तो हम मशीन के ऊपर डेप्रीसिएशन लगा रहे हैं। तो डेप्रीसिएशन इज ए प्रोविजन। डेप्रीसिएशन क्या है, प्रोविजन क्रिएट करने से कोई कैश आउटफ्लो नहीं होता है, बट प्रॉफिट कम होता है। प्रॉफिट कम यहां पे भी हुआ ना, P&L डेबिट कर दिया हमने, एंड ऑफ द ईयर पे डेप्रीसिएशन से प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो गया। तो डेप्रीसिएशन भी एक प्रोविजन है, जिसे आप चाहो तो डायरेक्ट मशीन की कॉस्ट में से कम कर दो या फिर उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बना लो। अच्छा, इसका अल्टीमेट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पे सेम आया, देखो सेकंड एंट्री दोनों में सेम है पर फर्स्ट एंट्री दोनों में अलग अलग है। इसमें आपने क्या किया, अगर हम लेजर में से प्रेजेंट करें तो इसमें आपने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाया, उसमें आपकी मान लो टू बैंक आपकी कॉस्ट थी 10 लाख और आपने ईयर एंड पे बाय डेप्रीसिएशन लगा दिया कितना, तो बाय बैलेंस कैरीड डाउन कितना हो गया, यही हुआ, बोलो यार, है ना। बट इस मेथड में आपने प्लांट एंड मशीनरी में टू बैंक कितना है 10 लाख और बाय बैलेंस कैरीड डाउन कितना हो गया, मतलब मशीन तो वहीं के वहीं है, तो सर वैल्यू कैसे कम हुई, खर्चा तो बुक ही नहीं हुआ, खर्चा तो बुक, बट इसका जो खर्चा है वो एक सेपरेट अकाउंट में पड़ा हुआ है, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, उसमें हमने क्रेडिट कर दिया बाय डेप्रीसिएशन 2 लाख टू बैलेंस इसका कैरी फॉरवर्ड, मतलब इसका क्रेडिट बैलेंस है और इसका डेबिट बैलेंस है। तो जब कोई प्रोविजन किसी असेट के अगेंस्ट क्रिएट किया है आपने, किसके अगेंस्ट क्रिएट किया है, जैसे ये तो हो गया फिक्स्ड असेट के अगेंस्ट प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, ऐसे ही आप आगे देखोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट,
ये किसके अगेंस्ट बनता है? डेटर के अगेंस्ट। डेटर के अगेंस्ट क्यों बनाना है? आज आपने माल बेचा है, आप होलसेलर हो, माल तो उधार में जाते ही है, बट आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कौन पैसा नहीं देगा। देखो हर बिजनेस में बेड डेट होता है, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि यार मैं इस ऋषभ को उधार दे रहा हूं तो ये नहीं देगा। आज तो अच्छा चल रहा है, पहले से पैसे दे रहा है, बट किसी ने आगे जाके पैसे रोक दिए, ये आप आज अज्यूम कर सकते हो क्या? अगर आपको पहले ही पता होता तो आप उसको उधार देते क्या? जो पहले ऐसा कर चुका है उसको आप उधार देते हो क्या? तो बेड डेट होता ही तभी है जब हमें नए कस्टमर या ऐसा कस्टमर जो पहले से रेगुलर पे कर रहा था और आप देना बंद कर दे। तो आपका ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है कि भैया हम जो भी उधार माल बेचते हैं उसमें से आधा परसेंट 0.5% बेड डेट हो जाता है। अब ईयर एंड पे आपके 1 करोड़ के डेटर्स खड़े हुए, 1 करोड़ के डेटर जो है वो सेल इस साल की, रेवेन्यू कब बुक हुआ? रेवेन्यू कब बुक हुआ? इस साल के पीएनएल में बुक हुआ कि पिछले अगले साल के रेवेन्यू में बुक होगा? जो डेटर इस साल की बैलेंस शीट में खड़े हुए हैं ईयर एंड पे, उनका रेवेन्यू कब बुक हुआ होगा? सेल की एंट्री कब पास की होगी? तभी तो डेटर आया। तो प्रॉफिट पे इंपैक्ट किस साल आया? इसी साल। अब उनका बेड डेट आपको लगता है 0.5% इनमें से नहीं आएंगे, 50,000 रुपए, वो कब नहीं आएंगे? बट खर्चा कब बुक कर लेना चाहिए? तो उसके लिए मैंने क्या बना दिया, मैंने बेड डेट की एंट्री अगर करता तो बेड डेट की एंट्री होती है बेड डेट टू डेटर, मैंने वो नहीं की, डेटर कम नहीं किए, क्योंकि मुझे ये नहीं पता डेटर में कौन सा डेटर पेमेंट नहीं देगा। मैं क्या करूंगा, आज एंट्री करूंगा पीएनएल टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। पीएनएल में 50,000 डेबिट करूंगा, प्रॉफिट कम करूंगा, और एक क्रेडिट आइटम, लाइबिलिटी आइटम क्रिएट करूंगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और अब बैलेंस शीट में जब हम बनाएंगे, बैलेंस शीट जब बनाएंगे इसकी, तो बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी कहां आती है? असेट में। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है? इसके अगेंस्ट प्रोविजन कितना है? नेट बुक वैल्यू कितनी बताऊंगा? मतलब ये प्रोविजन का जरूर क्रेडिट बैलेंस है, बट इसे में से मुझे लाइबिलिटी में शो नहीं करना है, क्योंकि ये किसी असेट के अगेंस्ट है, तो इसको उसी असेट में से लेस करके शो करना है। अच्छा, यहां पे जब बैलेंस शीट बनाऊंगा इधर, तब प्लांट एंड मशीनरी किस वैल्यू पे आएगी? मतलब बैलेंस शीट में अल्टीमेट वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी दोनों में बस उसमें ये डिफरेंस है कि हम डिप्रिसिएशन को अलग अकाउंट में एक्यूमुलेट करके चल रहे हैं और इधर अलग करके चल रहे हैं। अब मान लो सेकंड ईयर में भी डिप्रिसिएशन लगा दिया, सेकंड ईयर डिप्रिसिएशन की एंट्री कर दी, डिप्रिसिएशन डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी कितना, और इसे पीएनएल में भी डाल दिया, पीएनएल डेबिट टू डिप्रिसिएशन कितना, इधर भी एंट्री कर दी सेकंड ईयर। डेप्रीसिएशन डेबिट टू, यहां पे किसे क्रेडिट करूंगा? प्रोविजन फॉर कितना, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट कितना हो गया आपका? 2 लाख हो गया। हो गया। डिस्क्लोजर कैसे करोगे? वही यहां पे बैलेंस शीट आ गई, बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख थी, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन 2 लाख है, ये हो जाएगा 6 लाख। और यहां पे जो बैलेंस शीट है वहां पे प्लांट एंड मशीनरी वहीं 10 लाख पे है, बस प्रोविजन जो है वो बढ़ के कितना हो गया है, और ये हो जाएगा 6 लाख। दोनों में 6 लाख ही है, बस इसमें एक सेपरेट अकाउंट में ऐड होता जा रहा है। अब मान लो थर्ड ईयर के स्टार्ट पे आपने इस मशीन को बेच दिया, थर्ड ईयर के स्टार्ट पे आपने इस मशीन को बेच दिया, तो थर्ड ईयर में आपने एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख में बेचा मान लो, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कितना, तो यहां पे अभी ना मैं पहले प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना देता हूं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है थर्ड ईयर पे, बाय बैंक कितना हो गया, अब लॉस हो गया,
इसे हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? ईयर एंड पे, पी एंड एल पे। आ रहा है क्या समझ में? तो यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फिर लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 1,00,000, और इसको ईयर एंड पे पी एंड एल डेबिट टू लॉस ऑन सेल ऑफ कितना हो गया? ऐसे ही यहां पे हमने थर्ड ईयर में बेचा, सबसे पहली एंट्री टू, यहां पे ना एक मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट अलग खोलना है। क्या खोलना है? मशीनरी। वैसे तो उस अकाउंट में भी डाल सकते हो आप, लेकिन इंस्टीट्यूट ने ऐसा बोला है कि मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाओ, क्योंकि हम ये अज्यूम करते हैं कि प्लांट एंड मशीनरी एक ही नहीं होती, मल्टीपल होती है, वो सब तो एक ही अकाउंट में डेबिटेड है। तो जो मशीन बेची है उसका एक सेपरेट अकाउंट बना लो उस साल में, जिससे क्लैरिटी आ जाए यूजर को। 5,00,000 और 5,00,000। सबसे पहले मैंने मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाया। अच्छा, यहाँ पे 3 अकाउंट बने हुए हैं ऑलरेडी। एक तो प्लांट एंड मशीनरी में बैलेंस चल रहा है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? प्रोविजन में बैलेंस कितना चल रहा है? और मैंने एक नया अकाउंट बना दिया, क्या? मशीनरी डिस्पोजल। सबसे पहले मैंने एंट्री की बैंक डेबिट टू मशीनरी डिस्पोजल, तो बाय बैंक कितने में बेची? मशीन की वैल्यू कितनी है? 10,00,000 है। तो सबसे पहले मैं मशीनरी की वैल्यू को मशीनरी डिस्पोजल में ले जाऊंगा। जितनी बुक वैल्यू, जितनी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन बिकी है ना, अब मान लो मैं आधी मशीन बेचता इसमें, तो 5,00,000 को ही ले जाता। मशीनरी डिस्पोजल डेबिट 10,00,000 टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 10,00,000। तो प्लांट एंड मशीनरी में से जितना पार्ट हमने बेच दिया है वो हम मशीनरी डिस्पोजल में ले जाएंगे। यहां पे पूरा ही बेच दिया, तो प्लांट एंड मशीनरी 10,00,000। अब यहाँ पे मतलब 10,00,000 की मशीन 5 में बेच दी? नहीं नहीं, आप इस पे कितना पहले से खर्चा बुक कर चुके हो? कितना बुक कर चुके हो? 4,00,000। तो उस प्रोविजन को भी तो ले जाओ मशीनरी डिस्पोजल में। अभी तो क्योंकि पूरी मशीन बेच दी इसलिए पूरा ही ले गया, अगर मान लो आधा बेचता तो 2,00,000 ही ले जाता। तो उस पे मैं खर्चा कितना बुक कर चुका हूं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना बुक कर चुका हूं? मतलब 10 माइनस 4 हो गया 6। अब 6 में बेची कितने में? तो जो बैलेंसिंग फिगर है, अगर क्रेडिट ज्यादा है डेबिट से, क्रेडिट ज्यादा है डेबिट से तो प्रॉफिट हो जाएगा, डेबिट ज्यादा है क्रेडिट से तो लॉस हो जाएगा, बाय लॉस ऑन सेल। क्रेडिट ज्यादा है डेबिट से तो प्रॉफिट होगा, डेबिट ज्यादा है क्रेडिट से तो लॉस होगा, यही बोला है मैंने। ठीक है, तो प्रोविजन को ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट 4,00,000। और फाइनली जो लॉस हुआ है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन डेबिट टू मशीनरी। अभी मशीनरी डिस्पोजल बनाया है हमने 1,00,000 1,00,000। इसको ईयर एंड पे कहां ट्रांसफर कर देंगे? डेबिट टू लॉस ऑन सेल। आप डायरेक्टली मशीनरी डिस्पोजल से भी ले जा सकते थे, लॉस ऑन सेल की एंट्री ना करके। मतलब ये कंपाउंड एंट्री हो जाती, यहाँ पे लॉस ऑन सेल से लॉस ऑन सेल हट जाता, पी एंड एल टू मशीनरी डिस्पोजल हो जाता। आ रहा है क्या समझ में? तो जितना पार्ट आपने बेचा उतना मशीनरी डिस्पोजल में ले जाओ, कॉस्ट और प्रोविजन और बचा हुआ प्रॉफिट या लॉस बुक कर दो। तो अल्टीमेट इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल्स पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है, बट अकाउंटिंग का तरीका अलग है। एक क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं आज, करके लाओगे?